हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम एनवायरनमेंट इकोलॉजी यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ रहे हैं। उसका लेक्चर नंबर 14। एक लेक्चर और आएगा कल। बस ये कंप्लीट आपका पूरा, यस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा पूरा इकोलॉजी एनवायरनमेंट। इससे 80 से 85% बल्कि 90% क्वेश्चन इसी से आएंगे। ठीक है, स्टैटिक वाले। करंट में जो चीज़ें रहती हैं उसको मैंने आपको ऑलरेडी वो भी पढ़ा दिया, करंट वाला भी। तो एक बार रिवीजन मार लो। अब देखो, PCS जो देने जा रहे हैं अभी 14 वाला, 14 मई वाला, उसको समझ लो कि आप ये सब जो मैं डाला हूँ वीडियो एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो। और जितना होता है ठीक है, नहीं होता तो करंट वाला तो मस्ट है, मस्ट। उसको 1:30 पे, 1:45 पे करके जल्दी कम से कम एक बार तो उसका रिवीजन कर लो। उससे क्वेश्चन आएंगे 30 से 35 क्वेश्चन उसी से आएंगे, उसी उसी वीडियो से। ठीक है, 17-18 वीडियो हैं, लगभग 17 वीडियो हैं। उनसे पूरा इतना क्वेश्चन आ रहा है। एक वीडियो से 2 क्वेश्चन लगभग इतना आएगा, तो सोच लो, है ना। चलो आप लोग तैयारी करो। बाकी मैं आपको बेस्ट बेट दे रहा हूँ। अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा कितनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी से 2013 में पूछा है। तो कितनी होती है? 0.5%। 0.5% सल्फर इसमें होती है डीजल में। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु कौन सी है? मतलब जो स्वचालित वाहन होते हैं ना, उसमें इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो अविषालु है और सबसे ज़्यादा होती है? तो है लेड। कौन सा है? लेड। तो कितनी बार पूछा है क्वेश्चन, देख रहे हो? 6 में, 9 में, 6 में, देखो कितनी बार पूछा है। तो ये क्या है? इसको जो है, लेड का एक नाम और होता है एंटी नॉकिंग एजेंट भी बोलते हैं। लेड को एंटी नॉकिंग एजेंट बोलते हैं। और ये धुएं के साथ या मतलब अल्प मात्रा में निकलता है, लेकिन लेड भी निकलता है जो ये स्वचालित वाहन होते हैं ना उनसे। तो बी ऑप्शन हो गया। चलो, शरीर में श्वास अथवा खाने में पहुंचा लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का योग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? मतलब अब इनमें से, और ये लेड जो है किस किस के द्वारा विषाक्त हो रहा है, मतलब लेड किस किस के द्वारा पैदा किया जाता है इनमें से? तो प्रगलन इकाइयाँ, मतलब क्या होता है, जो हम चीज़ें गलाते हैं ना, जैसे एल्यूमिनियम को गलाना, है ना, हाई टेम्परेचर पर गलाते हैं जो, उनको बोलते हैं प्रगलन इकाइयाँ। ये है क्या? एकदम राइट है। पेन और पेंसिल में, पेन में लेड होता है क्या? है नहीं होता है पेन में लेड। लेड पेंसिल बोलते हैं, लेकिन लेड नहीं होता है वो। क्या होता है उसमें? ग्रेफाइट होता है। इसलिए 2 खत्म हो गया, है ना। चलो देखते हैं। पेंट में, यस पेंट में होता है, 100% है, पेंट में होता है। पेंट में होता है, वेल्डिंग जहाँ करते हैं वहाँ होता है, रबड़ जहाँ रबड़ निर्माण होता है, जिंक फास्फेट कॉपर वगैरह, इन सब में लेड का यूज होता है। तो तीसरा भी सही है। और केस तेल प्रसाधन सामान जो होते हैं इसमें होता है? नहीं होता है। इसमें माइक्रोबीड्स होते हैं, कल पढ़ाया था ना मैंने, माइक्रोबीड्स प्लास्टिक के छोटे टुकड़े वो होते हैं। तो 1 और 3 सही है, यानी कौन सा? बी ऑप्शन, 1 और 3 सही। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, अब इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो लिपस्टिक में लेड होता है? बताओ, लिपस्टिक में लेड होता है? हाँ, बिल्कुल राइट है, लेड होता है, बिल्कुल होता है। शीतल पेयजल क्या होता है? ब्रोमिनित वनस्पति तेल। ब्रोमिनित वनस्पति तेल होता है इसमें, ये भी राइट है बिल्कुल। शीतल पेय जो होता है ना कोल्ड ड्रिंक्स, उनमें ब्रोमिनित वनस्पति तेल होता है। वनस्पति तेल कौन सा? ब्रोमिनित। और चाइनीज फास्ट फूड जो होते हैं इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, ये भी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला जो है ना चाइनीज फूड वाला, ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट पूछ लेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। तो तीनों ही सही है। ठीक है, तीनों सही है, डी ऑप्शन। अगला अगला देखते हैं। प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित करना है आपको, है ना। कौन सा प्रदूषक कहाँ पे प्रभाव डालता है, कितना प्रभाव डालता है, उसके हिसाब से। चलो देखो, पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी तो कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को प्रभावित करता है, पहला का पहला ही है। ठीक है, अगला देते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड किसका किसके लिए है? तो ये कैंसर पैदा करते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर पैदा करते हैं। धूलकण श्वास में बाधा उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। और सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम को, जो नर्वस सिस्टम होता है ना, उसको खराब करे। तो 1 2 3 4 सेम मिले हुए हैं, 1 2 3 4 है कहीं, यही सी ऑप्शन, 1 2 3 4। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड श्वसन को भी बाधा करती है ना। और श्वसन को बाधा करती है, लीवर किडनी को भी खराब करती है। ठीक है, ये सही है। हृदय को क्षति पहुंचाता है कौन? यही कार्बन मोनोऑक्साइड। और नाइट्रोजन का ऑक्साइड भाई कैंसर पैदा करते हैं। और सीसा जो है मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो है नर्वस सिस्टम, उसके साथ मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचाता है ना। चलो आगे देखते हैं। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों, यानी विष, विष है ये, थोड़ा क्लिष्ट हिंदी है, उत्पादन होता है। उन्हें एफ्लाटॉक्सिन, जो विष बन जाता है उनको एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जानते हैं, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होता। एफ्लाटॉक्सिन जो होता है ना, एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है? एक विष है। ये भोजन बनाने की आम विधि द्वारा मतलब भोजन बनाते हैं ना, उसके द्वारा नष्ट नहीं होता। तो एफ्लाटॉक्सिन जो है, ये पूछना चाहता है किससे उत्पन्न होता है, किस चीज़ से? ये फफूंदी से उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा
ब्रेड में, या कुछ दिन अनाज रखा हुआ भीगा हुआ, तो उसमें ये फफूंदी बन जाती है। उसी से एफ्लाटॉक्सिन ये एक रसायन बन जाता है और ये कैंसर का कारण बनता है। कौन से? लीवर कैंसर का कारण बनता है। बहुत खतरनाक चीज़ है ना। प्याज वगैरह में फफूंदी देखिए ना, इसलिए प्याज का लोभ नहीं करना है। प्याज को जो है एक छिलके पर अगर फफूंदी है नीचे तो दूसरा छिलका भी उतार देना है, तब काटना है। वो जो है एफ्लाटॉक्सिन नहीं रहेगा फिर, ठीक है। सी ऑप्शन। अगला, कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों में ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों का प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग क्यों क्यों चिंता का कारण है? इनका ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदक जो है, क्यों इनका उपयोग जो है चिंता का कारण है? तो आप लोग बताओ। इनमें पर्यावरण के निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता होती है। मतलब पर्यावरण में निम्नीकृत नहीं होते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सही है क्या बात? बिल्कुल राइट है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये मनुष्य और पशुओं में संचित हो जाते हैं। ये जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती ना चीज़ें, वो इकट्ठे होते रहते हैं। जो खाता है उसमें इकट्ठे हो जाते हैं, अगला खाएगा उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए ये भी सही है, तो सी ऑप्शन हो गया। देखा नहीं है फूड चेन में जो है, मान लो डीडीटी किसी ने खाई, तो लास्ट में जो सबसे बाद में खाएगा ना उस पेड़ को या जानवर को, उसमें सबसे ज़्यादा डीडीटी की मात्रा मिलेगी, है ना। यही तो कारण है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इकट्ठे होते रहते हैं बस। सी, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आर्जीमोन आर्जीमोन के तेल का। क्या है जी आर्जीमोन तेल? ये जो है आर्जीमोन मैक्सिकाना, एक मैक्सिको की प्रजाति है। किसकी? सरसों की। सरसों के बीज में ये मिलाए जाते हैं। आर्जीमोन एक तरह का वो है, बीज है, जो मैक्सिको की एक प्रजाति है ना। अगर इसे ज़्यादा खा लेते हैं ना आर्जीमोन को, तो इससे क्या है, ड्रॉप्सी नामक एक महामारी फैल जाती है। ड्रॉप्सी क्या हो जाता है आर्जीमोन से? ड्रॉप्सी महामारी, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इंसिनेटर्स क्या है, किस लिए प्रयोग होता है इनका? तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। देखो, कूड़े कचरे को डिकम्पोज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। इंसिनरेशन विधि बोलते हैं इसको, इंसिनरेटर्स का प्रयोग करते हैं और इस विधि को बोलते हैं इंसिनरेशन, ठीक है। चलो, ये ऑप्शन हो गया। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण का प्रयोग किया जाता है? इन किसके लिए किया जाता है ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण? तो किसके लिए? अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी, मतलब अपशिष्ट से जो ऊर्जा बनाते हैं ना, क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ है ना उसको ताप अपघटन मतलब बहुत ज़्यादा उच्च ताप देके, और प्लाज्मा गैसीकरण मतलब गैस की बहुत ज़्यादा मात्रा देके उनको जो है नॉर्मल पदार्थों में तोड़ देते हैं। किसको? ये जो अपशिष्ट होते हैं उनको, और उनसे एनर्जी बनाते हैं। इसमें यूज किया जाता है कौन? ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण, ठीक है। डी ऑप्शन। अगला, सार्वजनिक परिवहन के बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन यानी सीएनजी की जगह एचसीएनजी का इस्तेमाल, हाइड्रोजन संबंधित मतलब सीएनजी की जगह एचसीएनजी का यूज हो रहा है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इसके क्या कारण है बताओ। इससे विचार किया जा रहा है क्या क्या फ़ायदा होगा, तो बताना है आपको। तो देखो, सबसे पहले देखो, एचसीएनजी से हाइड्रोजन सीएनजी के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को विलोपन करना है। विलोपन मतलब पूर्णतः खत्म, विलोपन मतलब विलुप्त कर देना। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड पूरी खत्म हो जाएगी। ये ऐसा वर्ड आ जाए ना जब एक्सट्रीम वर्ड, तो उसको गलत मान लेना। विलोपन मतलब ये नहीं होगा, कम होगी, पूरी खत्म नहीं होगी। ये पहला वाला गलत। ईंधन के रूप में एचसीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को कम करती है, ये सही है, ये जनरल है, ये कम करेगी, बिल्कुल सही है। बसों के ईंधन के रूप में सीएनजी के साथ हाइड्रोकार्बन को आयतन के आकार पर 5वें हिस्से को, मतलब जो सीएनजी के साथ इसको एचसीएनजी को, हाइड्रोजन को 5वां हिस्सा 1/5 मिलाया जाएगा। ये बिल्कुल राइट है, याद रखना। एचसीएनजी को 1/5 मिलाया जाएगा, ठीक है। 1/5 लगभग 20%, 18-20% मिलाया जाएगा। अगला देखते हैं, 2 सही हो गया, 2 और 3 सही हो गए। अगला देखते हैं, सीएनजी की अपेक्षा एचसीएनजी ईंधन को कम खर्चीला बनाती है। नहीं भैया, हाइड्रोजन बनाना अपने आप में बहुत महंगा है, इसलिए ये भी गलत है। 4 तो कौन सा होगा? 2 और 3 कौन सा है? बी ऑप्शन। हाइड्रोजन महंगा है इसलिए एचसीएनजी महंगी हो जाएगी। तो ये हो गया 2 और 3, लेकिन इससे पॉल्यूशन कम होगा, इसलिए यूज की बात चल रही है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? देखो, जैविक संसाधन क्या होते हैं? उन संसाधन को बोलते हैं जो किसी जीव द्वारा पैदा होते हैं। जैसे अब देखो, कोयला, मछली, पेट्रोलियम जीव द्वारा हैं सब। जो जल क्या है, किसी जीव द्वारा पैदा होता है, तो यही अजैविक है। जैविक संसाधन नहीं, अजैविक है। ए ऑप्शन हो गया। यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? राष्ट्रीय जल मिशन अगर सही से यूज किया जाए ना, तो देश में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो आप बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला देखते हैं, शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक मतलब थोड़ी बहुत आपूर्ति जल अपशिष्ट से की जा सकेगी। राइट है, आंशिक बोला ना, की जा सकती है थोड़ी बहुत पूर्ति अपशिष्टों से। ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं, उनकी जल की आवश्यकताएं समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी, जो समुद्री जल को उपयोग लायक बनाएगी। ये सही है क्या?
ये भी बिल्कुल राइट है, ये भी यूज किया जा सकता है ना, समुद्री जल का भी यूज किया है। हिमालय से उद्गमित सभी नदियाँ, देखो मैं बोला ना सभी, ऑल, कोई भी नहीं, प्रत्येक, ऐसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जोड़ दी जाएंगी। देखो सभी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ से जोड़ी जाएंगी, नहीं भैया सभी नहीं जोड़ी जाएंगी, कुछ टारगेटेड नहीं, जैसे केन बेतवा लिंक है ना, इस तरह से। तो ये जो है तीसरा हो गया गलत। अगला देखते हैं। सरकार कृषकों द्वारा भौम जल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गए कुएं और उन पर लगाई गई मोटर और पंप सेट वहन करने के लिए पूरी तरह से क्या करेगी, देखो फिर ये पूरी पूरी तरह से प्रतिपूर्ति करेगी, पूरी तरह फिर आगे प्रतिपूर्ति हालांकि नहीं करेगी, इसके तहत ये प्रतिपूर्ति नहीं करेगी, ये भी गलत है। पूरी तरह आ गया ना, फिर भी गलत मान लो इसको, चाहे सही हो गलत मान लो, एक दो सही हो गया ना, एक और दो, बी ऑप्शन सही है। चलो इंपॉर्टेंट है। अब देखो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया। ये देखो देखो दो चीज़ समझो। ये पूछा है जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम कब आया था, 1974 में आया था। तो उसी के तहत 1977 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट, ये सेस एक्ट आया। इसका मतलब ये क्या है, जल प्रबंधन निवारक अधिनियम है ना 1974 वाला, उस पर ये सेस लगाएगा। सेस मतलब कर, कर के ऊपर कर, उसको सेस बोलते हैं। 1977 में आया था ये सेस लगाने वाला। लेकिन ये जो 1974 वाला एक्ट है ना, कौन सा, जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम 1974, इसमें 1988 में संशोधन भी हुआ है और उसी के तहत ये सेस एक्ट लागू किया। मतलब सेस मतलब कर लगाया जाता है एक तरह का, कोई भी चीज़ के लिए, मान लो सफाई के लिए सेस लगाया जाता है। देखा होगा आपने तनख्वाह में, अगर किसी की अगर पेमेंट आती है किसी की, तो उसमें देखा होगा एजुकेशन सेस लगता है, यानी वो केवल जो सेस जिसके लिए लगाया जाए ना उसी पे खर्च होगा। तो ये किसके लिए है, ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, जल का पॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सेस लगाया, तो इसी में खर्च होगा ये, इसका मतलब ये होता है सेस का। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, तो कौन हो जाए, देखो ओजोन भी होती है, क्लोरीन भी होती है, तो जानते ही हम, और क्लोरीन आइडॉक्साइड डाइऑक्साइड होती है, ये सभी होगी, डी डी ऑप्शन सही है। चलो निम्नलिखित में से कौन से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकते हैं, मतलब खनन ज़्यादा कर देना नदी से तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं ये बताना है आपको। नदी की लवणता में कमी आ जाएगी, लवणता पे खनन से क्या फर्क पड़ेगा, ये तो गलत हो गया, कोई मतलब नहीं है। भूमजल प्रदूषण हो जाएगा, ये सही है। जो फिल्ट्रेशन करने की पावर होती है ना वो बालू से होती है, वो खत्म हो जाएगी, ये सही है, ये राइट है। भूमजल स्तर नीचे चला जाएगा, वो जो रिचार्ज की सिस्टम है ना वो भी चला जाएगा, बिल्कुल सही है। तो दो और तीन सही है, बी ऑप्शन सही है। चलो अगला देखते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसन प्राधिकरण, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देख रहे हो डेट कितनी नज़दीक दी है, 2009 के दो ऑप्शन दिए, 2009 में लागू हुआ राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण। देखो गंगा एक्शन प्लान 85 में आया, उसी के तहत गंगा नदी प्राधिकरण आया। ये कब आया, 2009 में आया, लेकिन कौन से महीने में, फरवरी में आया। इंपॉर्टेंट है, फरवरी 2009 में आया। कितना नज़दीक रख दिया है ना, ऐसे रखता है, इतनी नज़दीक डेट रख देगा आप कन्फ्यूज हो जाओगे। चलो अगला देखते हैं। कौन सा, गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में, मतलब उसकी जो संख्या है उसमें ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है। तो इसमें चोरी शिकार के अलावा और क्या कारण है, चोरी शिकार तो है ही है एक कारण, तो और क्या क्या है, नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण करना, इससे क्या है, पानी की कमी हो गई है, बिल्कुल राइट है। नदियों में मगरमच्छ की समष्टि, मगरमच्छ की वृद्धि हो गई है। भाई मगरमच्छ बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगरमच्छ कछुआ डॉल्फिन साथ साथ रहते हैं, इनसे क्या मतलब है, ये तो पानी का ही जीव है ना, ये तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा है, बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, संयोग से मछली पकड़ने वाले वो जालों में फंस जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, संयोग से मछली जो है ना मछली पकड़ने वाले जालों में फंस जाती है ये डॉल्फिन, तो इसको बोलते हैं बाई कैच। क्या बोलते हैं इसको, बाई कैच। तो ये भी एक हो रहा है, ठीक है, ये कारण है। नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायन यूज हो रहे हैं, तो उनसे ये मर जा रहे हैं, इनसे नुकसान हो रहा है इनको, ठीक है, ये भी बात सही है। तो कौन सा आ गया, 1 3 4 हो गया, 1 3 4 सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन। चलो सी ऑप्शन सही है। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1993 में। देखो गंगा एक्शन प्लान 1985, यमुना एक्शन प्लान 1993, और गोमती एक्शन प्लान भी याद रखना 1993, दोनों एक साथ आए थे। अच्छा, इसके दो चरण आए हैं, तो पहला 1993 में शुरू हुआ और 2003 तक यमुना एक्शन प्लान और गोमती एक्शन प्लान का, और दूसरा शुरू कब हुआ है, ये हुआ है 2004 से शुरू। और गंगा एक्शन प्लान का अभी कौन सा चरण चल रहा है, तीसरा चरण चल रहा है 2016 से, कब से, 7 मई 2016 से गंगा एक्शन प्लान का तीसरा चरण चल रहा है 16 से, ठीक है, याद रखना। अच्छा, एगमार्क एक्ट भारत में लागू हुआ कब, 1937 में। भारत में एगमार्क एक्ट कब आया, 1937 में लागू हुआ, ठीक है, याद रखना। चलो निम्न पर विचार कीजिए। मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS मानक देता है। देखो ये जो मानक देता है, ISI मानक देता है, BIS देता है क्या, ये पूछ रहा है, नहीं देता है, कौन देता है फिर, हाँ यस बिल्कुल देता है भाई, BIS देता है। BIS के अंडर में एक वो है, मैं बताऊँ क्या है, BIS देता है। एग मार्क, हाँ ये नहीं देता, एग मार्क किसी संगठन, FAO देता है क्या, एग मार्क नहीं, ये इंडिया का है ना, FAO तो वर्ल्ड का हो गया। तो देखो
ये टायरों के लिए IS मार्क वगैरह BIS देता है। BIS के अंडर में एक वो है क्या बोलते हैं उसको, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। इसके विपणन, कृषि और खाद्य मंत्री, ये एगमार्क वो नहीं देता, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, DMI बोलते हैं उसको, वो देता है। किसके अंदर पड़ता है? BIS के अंडर में ही है। फिर सुन लो, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय वो देता है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। 1947 से जो है ISI मार्क दिया जाता है। 1987 में ये कौन सा BIS भी उसमें आया था। 1987 में जो है संसदीय अधिनियम 1986 के तहत BIS लाइट में आया था। तो कौन सा हो गया? केवल एक हो गया, ए ऑप्शन। चलो, रासायनिक आयुधों निषेध संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW के संदर्भ में आपको बताना है। तो ये यूरोपीय संघ का एक संगठन है जिसकी नाटो तथा WHO से कार्य संधि है। सही है क्या है? बिल्कुल राइट है। राइट नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, उसका नहीं है ये, ठीक है। ये नाटो और उसका नहीं है, WHO का नहीं है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। ये एक आपस में एक क्या है, कन्वेंशन है। यह नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का निरीक्षण करता है। ये राइट है, ये राइट है, निरीक्षण कर सकता है। यह राज्यों को रासायनिक आयुधों के खतरे से विरुद्ध सहायता और संरक्षण प्रदान करता है। ये भी शायद एकदम सही है। 2 3 सही है, पहला गलत होगा, 2 3 सही है, बी ऑप्शन, ठीक है। कितना होगा? बी ऑप्शन। तो ये हमारा आज का लेक्चर रहा। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग इसको लोगों को बताइए, शेयर करिए, है ना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, PCS के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बस करंट का जरूर रिवीजन करिए। करंट मेरे ही वीडियो पढ़े 17 वीडियो, उनको 2 3 बार रिवीजन मार दीजिए, 1.5 पे करके 2 करके एकदम देख लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।